Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पड़ोसी देश की जहां 15 साल तक एक ही नेता का राज था, जिसे भारत का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। लेकिन अचानक एक क्रांति होती है, सरकार गिरती है और 18 साल तक देश से बाहर रहने वाला एक एग्जाइल्ड लीडर वापस आता है और चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश चुनाव 2026 की। 12 फरवरी को जो हुआ वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रीसेट है। क्या बांग्लादेश अब भारत का दोस्त रहेगा या चीन और पाकिस्तान का नया अड्डा बन जाएगा? आज के वीडियो में हम इसी न्यू इरा को डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की जिसने इतिहास बदल दिया। 12 फरवरी 2026 बांग्लादेश में 13वें राष्ट्रीय चुनाव। परिणाम चौंकाने वाले थे। पिछले 2 दशकों से सत्ता में रही अवामी लीग वर्चस्व खत्म हो गया है और सत्ता में कौन आया? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी। बीएनपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 300 में से 212 सीटें जीती हैं। यह एक 2/3 बहुमत। इस बदलाव के केंद्र में है तारिक रहमान, जो 18 साल से एग्जाइल के बाद वापस आए हैं। यह चुनाव 2024 की उस जेन जी क्रांति के बाद हुआ है जिसने शेख हसीना के शासन को उखाड़ फेंका था। भारत के लिए यह एक वेकअप कॉल है। पीएम मोदी ने तुरंत तारिक रहमान को फोन कर बधाई दी, जो यह बताता है कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को तुरंत बदल रहा है। आइए अब नंबर्स पर नजर डालते हैं। इस बार वोटर टर्नआउट 59.44% रहा, जो 2024 के बहिष्कार वाले चुनावों से काफी ज्यादा है। उस समय 2024 में 41.8% था, मतलब करीब 18% ज्यादा। इसका कारण क्या है? युवा वोटर्स और पहली बार पोस्टल बैलेट से वोट करने वाले प्रवासी नागरिक। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सबको लगा था कि 2024 की क्रांति करने वाले छात्र नेता चुनाव जीतेंगे, लेकिन उनकी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी सिर्फ 5 से 6 सीटों की ही जीत कर पाई है। वे अपने रेवोल्यूशनरी फर्वर को वोट में नहीं बदल पाए। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी ने 77 सीटें जीती हैं, 77 सीट जीती हैं, जो उनके इतिहास का सबसे बड़ा नंबर है। यह संकेत है कि बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों यानी रूरल हार्टलैंड्स में धार्मिक रूढ़िवाद, रिलीजियस कंजर्वेटिज्म बढ़ रहा है। और अवामी लीग, वो तो रेस में ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोपों के कारण बैन कर दिया गया था। यह चुनाव सिर्फ नेता चुनने के लिए नहीं था, बल्कि सिस्टम बदलने के लिए था। चुनाव के साथ एक रेफरेंडम यानी एक जनमत संग्रह भी हुआ जुलाई चार्टर पर, जिसे 68% जनता ने यस कहा। अब नई सांसद अगले 180 दिनों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल की तरह काम करेगी। इनका लक्ष्य है तानाशाही को जड़ से खत्म करना। 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला, प्रधानमंत्री अब सिर्फ 2 बार 2 टर्म्स ही बन सकेगा। दूसरा, संसद में एक अपर हाउस उच्च सदन बनेगा। तीसरा, भविष्य के चुनावों के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम वापस आएगा। भारत के लिए इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि अब वह गोल्डन एरा वाला पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी खत्म। अब किसी एक नेता को फोन करके डील नहीं होगा, पूरी संसद की सहमति लेनी होगी। अब मिलते हैं इस कहानी के मेन हीरो, मुख्य किरदार से, जो कि हैं तारिक रहमान। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। 60 साल की उम्र में 18 साल के वनवास के बाद वो अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इनका अतीत विवादों से भरा है। भारत के नजरिए से देखें तो 2001 से 2006 का दौर बहुत ही मुश्किल था। उस समय हवा भवन भ्रष्टाचार का केंद्र बना रहा जाता था। सबसे बड़ी चिंता 2004 का चटगांव हथियार कांड, आर्म्स हॉल। उस समय 10 ट्रक हथियार पकड़े गए थे, जो भारत के उग्रवादी संगठन उल्फा के लिए भेजे जा रहे थे। इसमें तारिक रहमान का नाम आया था। हालांकि हाल ही में अदालतों ने उन्हें एक्विट कर दिया है, उन्हें बरी कर दिया है, और उन्होंने अपने कैंपेन में क्लीन पॉलिटिक्स का वादा किया है। पर भारतीय सुरक्षा एजेंसीज अभी भी सतर्क हैं। तारिक रहमान के एक नया सिद्धांत
दिया है, एक नया डॉक्ट्रिन दिया है, बांग्लादेश बिफोर ऑल। उनका नारा है फ्रेंड्स यस मास्टर्स नो, यानी दोस्त हाँ मालिक नहीं। यह सीधा इशारा है कि बांग्लादेश अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा, उनका इशारा भारत की तरफ है। बीएनपी चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते सॉवरेंटी संप्रभुता पर आधारित हो, ना कि पिछली सरकार की तरह वन पावर फोकस पर। लेकिन भारत की चिंता को कम करने के लिए रहमान ने वादा किया है कि बांग्लादेश सभी धार्मिक माइनॉरिटीज के लिए सुरक्षित होगा। ये 2024 की हिंसा के बाद एक बहुत बड़ी आश्वासन है। आपको तो पता ही है कि वहां हिंदूज को काफी दिक्कत हुई थी। यहाँ भारत की कूटनीति डिप्लोमेसी की दाद देनी होगी। जैसे ही नतीजे आए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईगो को साइड में रखकर प्रैग्मैटिज्म चुना। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को फोन किया और उनकी जीत को डिसाइसिव विक्ट्री कहा। उन्होंने इतिहास और संस्कृति की दुहाई दी। दरअसल भारत ने तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर चुनाव के पहले ही खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में गए थे, ताकि यह मैसेज जाए कि भारत सिर्फ अवामी लीग का दोस्त नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश का दोस्त है। भारत में भी इस पर क्रॉस पार्टी कंसेंसस है। कांग्रेस ने भी बीजेपी की जीत और बीएनपी की जीत का स्वागत किया है। अब बात करते हैं घरेलू राजनीति की। इसका असर हमारे पड़ोसी राज्यों पर कैसे पड़ेगा? शुरुआत पश्चिम बंगाल से। सीएम ममता बनर्जी ने बहुत ही चतुराई से तारिक रहमान को तारिक भाई कहकर बधाई दी। यह उनकी पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी है, ताकि बंगाल के सांस्कृतिक रिश्ते बने रहें। लेकिन असली पेच तीस्ता जल संधि है, यानी तीस्ता ट्रीटी, उसमें फंसा है। बीएनपी पानी का उचित हिस्सा मांग रही है और ममता दीदी उत्तर बंगाल में पानी की कमी के कारण इसका विरोध करती हैं। खतरा यह है कि अगर यह डील नहीं हुई तो बीएनपी चीन की मदद से तीस्ता मास्टर प्लान पर काम शुरू कर सकती है, और वो प्रोजेक्ट हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी जो चिकन स्नैक के लिए बहुत दिक्कतदायक बन जाएगी, क्योंकि ये चिकन स्नैक के बहुत ही करीब है, जो सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ असम में कहानी बिल्कुल अलग है। जहां ममता भाई कर रही हैं, वहीं असम में सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि यह एक बाहरी एग्रेशन है। असम में हाल ही में 2.43 लाख डाउटफुल वोटर्स के नाम हटाए गए। शर्मा ने एनआरसी और मियां यानी बंगाली मुस्लिम वोटर्स के मुद्दे को फिर से हवा दे दी है, ताकि इंडिजिनस यानी जो मूल निवासी हैं लोगों की पहचान बचाई जा सके। मोदी सरकार के लिए एक टाइट रोप वॉक है। एक तरफ ढाका से दोस्ती करनी है और दूसरी तरफ अपने राज्यों की एंटी इमिग्रेंट राजनीति को भी संभालना है। रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं, बिजली और पानी से चलते हैं। यहाँ दो बड़े टाइम बॉम्ब्स हैं। पहला, 1996 की गंगा जल संधि जो दिसंबर 2026 में एक्सपायर हो रही है। नई बीएनपी सरकार के साथ इसे रिन्यू करना भारत का पहला बड़ा टेस्ट होगा। दूसरा, अडानी पावर डिस्प्यूट। बांग्लादेश पर अडानी का लगभग 650 से 900 मिलियन डॉलर का बकाया है। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट को एक तरफा बताकर जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी भी बांग्लादेश अपनी पीक डिमांड का 10% बिजली अडानी से ही ले रहा है, यानी निर्भरता अभी भी बनी हुई है। कमरे में मौजूद हाथी की बात करते हैं शेख हसीना। वो भारत में है और बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने उन्हें ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई है। बीएनपी ने साफ कर दिया है कि वो उनके एक्स्ट्रेडिशन की मांग करेंगे। भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिलेमा की स्थिति होगी। उधर पाकिस्तान और चीन मौके का फायदा उठा रहे हैं। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कुनमिंग में ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है। पाकिस्तान के साथ सीधी उड़ानें शुरू हो गई हैं और डिफेंस डील JF-17 की बात चल रही है। भारत को डर है कि कहीं बांग्लादेश पूरी तरह से चीन पाक धुरी एक्सेस का हिस्सा न बन जाए। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? बांग्लादेश का यह चुनाव पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन है। जनता ने बदलाव चुना है। भारत को अब अपनी पुरानी हसीना केंद्रित नीति छोड़कर एक ब्रॉड बेस्ड रिश्ता बनाना होगा। चुनौतियां हैं पानी, बिजली, बॉर्डर और चीन, पाकिस्तान। लेकिन पीएम मोदी और तारिक रहमान की शुरुआती बातचीत एक उम्मीद की किरण है। आखिरकार हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते दोस्तों। बे ऑफ बंगाल में शांति तभी रहेगी जब ढाका और दिल्ली के बीच का एक्सेस मजबूत रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। दोस्तों, कूटनीति में एक पुरानी कहावत है,
राष्ट्रों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। बांग्लादेश में चाहे कोई भी राज करे, उसे भारत की जरूरत है और भारत को एक स्थिर बांग्लादेश की। 2026 का साल इन दोनों देशों के रिश्तों का लिटमस टेस्ट होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तारिक रहमान भारत के साथ दोस्ती निभाएंगे या चीन की गोद में बैठ जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही पावर प्ले इंडिया देखते रहिए और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे दोबारा। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.